बारिश नहीं हुई है, कहीं भी बारिश नहीं हुई है, तो बारिश के पहले एक दिन पहले भी कोई कपास लगा किसान लगाता है ना, उस कपास को बोला जाएगा प्री मानसून कॉटन। प्री मानसून कॉटन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने प्रूव करके दिया है कि जो प्री मानसून कॉटन लगाएगा उसका यील्ड ज़्यादा आएगा। इसीलिए महाराष्ट्र में प्री मानसून कॉटन कब लगता है? जून के फर्स्ट वीक में लगता है। 1 जून से कपास लगाना चालू हो गया। मानो लास्ट ईयर तो आप तो धामनोद में गए थे, धार में गए थे और वहाँ पे तो कॉटन लग गया है। खंडवा में गए थे, बरनपुर में गए थे, वहाँ पे तो कॉटन 25 मई के बाद ही शुरू हो गया था वहाँ पर। तो हमारा महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट का नियम हुआ है कि 1 जून के बाद सीड अवेलेबल होगा, तो 1 जून से कॉटन हमारे किसान लगा रहे और उसको प्री मानसून ही कॉटन बोलेंगे। बारिश के पहले कॉटन लग गया तो इसलिए प्री मानसून हो गया। और प्री मानसून कॉटन जैसे बारिश हमारे यहाँ पे 25 से जून को आती है, तो 25 दिन का कॉटन में तो स्क्वायर लगना चालू हो जाएगा। तो 25 दिन का कॉटन का डिफरेंस जो है वो उसका यील्ड जो है कम से कम 1.5 से 2 गुना हो जाएगा उसका यील्ड। और कॉटन हार्डली भी और हार्वेस्टिंग भी जल्दी हो जाएगा ना, हार्वेस्टिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी उसकी, तो बारिश के प्रकोप से बच जाएगा। हाँ वो तो। और दूसरा हम इस साल एक नया टेक्नोलॉजी दिया किसानों का, करीबन 5-6 साल से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस साल तो बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। जो कपास जो है फ्लैट बेड पे ना लगाए, सपाट ज़मीन पे मत लगाइए, बेड पे लगाइए, ऊँची हुई क्यारी पे, उठी हुई क्यारी पे लगाएंगे तो बेड पे लगाएंगे तो जब ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, कपास बहुत सेंसिटिव क्रॉप है वाटर मैनेजमेंट के लिए। जैसे 72 आवर से ज़्यादा पानी खेत में रुक जाता है ना, तो सडनली विल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से पौधा अच्छा हरा भरा पौधा ग्रीन, वो ऊपर से सूखना चालू हो जाता है, वो उसको बोलते हैं विल्टिंग हो जाता है। वो विल्टिंग ना हो इसलिए हम लोग बेड के ऊपर प्लांटिंग करेंगे। रेज बेड जो है उसका बेड का साइज़ होगा 1.5 से 2 फीट का और हाइट होगा 1 फीट का। उसके ऊपर एक सीड लगाएंगे, स्पेसिंग वो 4.5 बाय 1.25 या 5 बाय 1.25 रहेगा या 5 बाय 1.5 रहेगा, स्पेसिंग जो भी आपके ज़मीन है उसकी तरफ से। लेकिन बेड पे लगाएंगे। उसका नेक्स्ट वर्जन है मल्चिंग पे। मल्चिंग पे क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि किसानों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट ज़्यादा प्रॉब्लम जो वीड्स का होता है, वीड साइड का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो मल्चिंग का इसका यदि लो माइक्रोन की, कम से कम माइक्रोन वाली जो है 10 से 12 माइक्रोन की मल्चिंग फिल्म यदि यूज़ करता है वो, तो वीड का प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो जाएगा उसका। और बीच में जो 3 फीट का जगह रहेगी उसमें तो हैरो कर सकता है, वो बखर चला सकता है। और दूसरा, बारिश के दिनों में हम लोग फर्टिलाइज़र नहीं अप्लाई करते, इसलिए पौधा वीक हो जाता है। तो भर बारिश में भी आप फर्टिगेशन कर सकते हैं यदि मल्चिंग का एडॉप्शन करते हैं, तो ये एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगा। यदि किसी वैरायटी का यील्ड पोटेंशियल आपको एक्सप्लोर करना है ना, जेनेटिक पोटेंशियल, तो ये किसी भी वैरायटी का जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में नमी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, इम्बैलेंस नहीं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के कारण में उस वैरायटी का आप जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये नई 2 टेक्नोलॉजी है, रेज बेड के ऊपर प्लांटिंग, मल्चिंग फिल्म के ऊपर प्लांटिंग, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन का उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से 20 क्विंटल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलना चाहिए। क्या कई सारे राज्य हैं जहाँ पे बहुत कम उत्पादन उनका है, बहुत सारे लोग कपास खेती दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताएं। कपास की खेती के बारे में तो दूर नहीं जा रहे, उल्टा लास्ट ईयर तो कपास का एरिया रकबा बढ़ गया। 130 लाख हेक्टेयर कपास का पूरे भारत में है, जबकि कॉमन जो एरिया होता है 120-122 हेक्टेयर का, लाख हेक्टेयर का होता है। अभी लास्ट ईयर का 130 लाख हेक्टेयर था, लेकिन एरिया बढ़ा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गया हमारी देश की। 460 किलो रुई पर हेक्टेयर की, मतलब सीड कॉटन के हिसाब से बात करते हैं तो 5-6 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्टिविटी हमारा है। और प्रोडक्टिविटी कम होने का रीज़न ये जो कि हमारे किसान काफ़ी 50 साल से भी ज़्यादा से कपास लगा रहे हैं, लेकिन कपास का क्रॉप का फसल का जो है पहचान उनको अभी तक नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो निर्भर करती है आपका क्रॉप का मैनेजमेंट के ऊपर। अभी भी बहुत सारे लोग अभी करीबन नॉर्थ जोन में, कपास जो हमारे इंडिया में जो है नॉर्थ जोन में लगता है, सेंट्रल जोन में लगता है और साउथ जोन में लगता है। जोन में सर स्टेट ही बताइए। सेंट्रल जो नॉर्थ जोन में जो है वो उसमें पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान है। इस राज्य में जो कपास लगता है उसकी विशेषता ये कि ये कैनाल इरिगेशन पे लगता है और ये 95% से ज़्यादा इरिगेटेड क्रॉप है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब ये होता है कि 95% से भी इरिगेशन होने के बावजूद भी उनका प्रोडक्टिविटी 5-6 क्विंटल से ज़्यादा नहीं है पर एकड़ के हिसाब से निकालेंगे। तो दूसरा, सेंट्रल जोन में जो 3 राज्य आते हैं वो होते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 राज्य होते हैं। और सदर्न पार्ट जो है, सदर्न पार्ट में जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और उड़ीसा में इस साल में अभी करीबन 1.5 से 2.25 लाख हेक्टेयर या उड़ीसा में बढ़ा है। लेकिन मेन जोन जो तीन जोन है, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन, तीनों जोन की विशेषता ये कि
नॉर्थ जोन की कपास जो है वो 95% से ज़्यादा इरीगेटेड है। वेर सेंट्रल जोन में जो 3 राज्य है उसमें महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश और गुजरात जो है उसमें 42% इरीगेटेड कॉटन है। वेर महाराष्ट्र में केवल 6% से 7% ही केवल इरीगेटेड कॉटन है। और साउथ जोन में जो है 18 से 31% जो है वो इरीगेटेड कॉटन है। इन तीनों की विशेषता यदि देखते हैं ना तो ये प्रोडक्टिविटी कम आने के लिए मेन रीज़न जो है कपास का जो पहचान किसान को होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि पॉपुलेशन मैटर करता है, इरिगेशन सिंचाई जो है वो मैटर करती है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मैटर करता है। अभी किसी भी किसान को पूछेंगे तो उनके लिए कपास के लिए कितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसका अपटेक रेशियो क्या है, कोई बता नहीं पाएगा। तीसरा जो है कि कपास में पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। कपास का पॉपुलेशन जो है वो निर्भर करता है आपकी वैरायटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप। इन कपास में जो है 2 टाइप के कपास होते हैं, एक तो इरेक्ट ग्रोइंग होते हैं और स्प्रेडिंग टाइप होते हैं। जो रेनफेड फार्मर जो है, हमारा जो कॉटन मिशन 2 चल रहा है, कॉटन मिशन 2 में हमारा मिशन ये है कि भाई जो किसान रेनफेड कॉटन करेंगे उनको 10 क्विंटल कपास हम एश्योरेंस करके उनको ला के दिखाएंगे। और इरीगेटेड कॉटन जो है जैसे ड्रिप इरीगेटेड कॉटन है जिसमें हम 20 क्विंटल की बात कर रहे हैं कॉटन मिशन 2 में। लास्ट टाइम में मेरा मिशन में चले काफ़ी किसान सक्सेसफुल भी रहे। हमारा बहुत बड़ा का किसान जो है बेटावत में वो करीबन 22 क्विंटल उसने निकाला, कॉटन मिशन 2 में इसमें काम किया था। उसका एरिया था 37 एकड़, 37 एकड़ में उसका एवरेज यील्ड आया था उसका। और रेनफेड कॉटन में जिसके पास सिंचाई उसमें उपलब्ध नहीं थी वैसी किसान में उसको 12 क्विंटल आई, जब हम 10 की क्विंटल की बात कर रहे हैं। तो किसान मैनेजमेंट यदि सही ढंग से करता है ना तो निश्चित रूप से उसको जो टारगेट ईल्ड है, अभी किसान ने टारगेट से काम बात करना चाहिए। टारगेट ईल्ड यदि नहीं रखता है ना फिर वो जो आएगा वो करने लेगा तो वो चलने वाला नहीं है। अब दूसरा एग्रीकल्चर में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फार्मर शुड अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर साइंस एंड सेकेंड ट्रीट योर फार्मिंग एज ए बिजनेस। किसान उसके खेती को बिजनेस नहीं समझ रहा है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट उसका जीरो है आज। क्योंकि जैसे मैं अभी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जलगांव तहसील में अभी ये वावड़दा गांव में हूँ, इसी एरिया में यदि मैं लैंड फसल जो एरिया 1 एकड़ एरिया ज़मीन में खरीदना चाहूँगा तो करीब 15 से 20 लाख रुपए एकड़ में मिलेगी। 15 से 20 लाख एकड़ में मुझे 3 या 4 क्विंटल में कपास लेंगे तो मुझे क्या उसका प्रॉफिट बनाने वाला है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका इन्वेस्ट जीरो है ना आज। तो उसके एंसेस्टर से लैंड उसको मिल रही है, ग्रैंडफादर फादर फिर फादर को सन को लैंड मिली, तो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो होने से उसको प्रैक्टिसेस जो है कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो उसका जो है कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर रहा है। इसीलिए उसका माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट क्या चाहिए सर, मतलब किस तरह की कपास में कितने फीट पे लगाना चाहिए पौधा, अभी जून में लगाना तो क्या लगा रहा है, और लाइन से लाइन की दूरी ये भी थोड़ा सा बताइए। ये आपका सवाल तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है। इसमें एक है कि जो किसान रेनफेड फार्मिंग करना चाहता है ना तो उसका पॉपुलेशन 10,000 कम से कम होना चाहिए। प्लांट पॉपुलेशन जो है ना, प्लांट पॉपुलेशन उसका 10,000 आना चाहिए। उसके लिए अंतर जो है उसने 4/1, 3.5/1, 3.5/1.5, 3.5/1.25 या 4/1.25 इस तरह से स्पेसिंग रखता है। तो 1 एकड़ में जो पौधे की संख्या जो है रेनफेड फार्मर की यदि 3.5/1.5 करता है या 3.5/1.25 करता है तो प्लांट पॉपुलेशन जो होना चाहिए उसको 10,000 प्लांट चाहिए। अभी जो नया कंसेप्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 3/3 फीट में 90 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, उसमें करीबन 29,999 प्लांट लगने वाले हैं। तो उसमें सीड कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमें सोच रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो सीधा आप 10,000 प्लांट भी रखते हैं आप तो 10,000 प्लांट में भी हमारा जो टारगेट है 10 क्विंटल्स का वो हम अचीव कर सकते हैं। ये कैसे अचीव करेंगे हम लोग 10 क्विंटल्स, जैसे कि हम लोगों ने रेनफेड कॉटन ग्रो किया, प्लांट पॉपुलेशन 10,000 लिया और रेनफेड कॉटन का प्लांट का हाइट जो है मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे किसान का प्लांट का हाइट जो होता है करीबन 5 से 6 फीट होता है, तो 2.5 से 3 फीट ही होना चाहिए। कॉटन में 2 तरह की प्लांट्स ब्रांचेस होती है, एक होती है मोनोपोडिया और दूसरी होती है सिम्पोडिया। नीचे वाली सबसे नीचे वाली ब्रांच जो होती है वो उसको मोनोपोडिया बोलते हैं। जिस ब्रांच को बोर्ड्स लगते हैं फ्लावर्स लगते हैं वो सिम्पोडिया होती है। जैसे रेनफेड कॉटन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 12 आना चाहिए। 10 से 12 सिम्पोडिया यदि आती है और हर ब्रांच के ऊपर 3 बोल, केवल 3 ही बोल, 3 ये बोल आते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे
बोल्स जो है 3 भी आते हैं, तो ये संख्या जो हो जाएगी करीबन 28 से 30 होगी। 28 से 30 भी संख्या मिल जाती है। और हमारी जो प्रैक्टिसेस है, जैसे बेसल डोज डालेंगे, फोलियर फीडिंग करेंगे, 1919 या 0-34 या 13-0-45 का स्प्रे करते, तो हर बोल का जो वेट जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते 3 से 3.5 ग्राम में हम लोग एक्सपेक्ट करते। तो 3.5 ग्राम भी आता है और आपके 28 से 30 भी नंबर ऑफ बोल्स आते हैं। तो हर पौधे, कॉटन के पौधे से मैं यील्ड एक्सपेक्ट करता हूँ 100 ग्राम, 100 ग्राम ही आता है केवल। तो 10,000 प्लांट्स आपके हैं, तो 10 क्विंटल यील्ड पर एकड़ एश्योरेंस में देता हूँ। कॉटन मिशन 2.0 का मेरा मिशन यही है कि यदि कपास किसान लगाना चाहता है तो ज़रूर लगाइए, लेकिन उसका उपज जो है 10 क्विंटल से नीचे नहीं आना चाहिए, तभी उसको हम लोग कैश क्रॉप बोल सकते हैं। तभी उसको कैश क्रॉप बोलेंगे। यदि रेनफेड कॉटन का किसान को 3-4 क्विंटल कपास का यील्ड आता है तो वो क्रॉप जो प्रॉफिट हो ही नहीं सकती, वो खर्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि रेट्स उसके हाथ में नहीं है। लास्ट ईयर में 14,372 रेट चले गए थे वर्धा की मंडी में, लेकिन इस साल तो 8,500 से ऊपर रेट चले गए नहीं। तो हमने पहले ही बोला था कि इस साल मंडी में कॉटन के रेट जो है सस्टेनेबल रहने वाले, 7,500 से 8,500 तक रहने वाले। तो कॉटन किसान ने कपास जो है वो टप्पे टप्पे में बेचना चाहिए। जैसे भी रेट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे तो उसको शॉक नहीं लगेगा, तो लॉस नहीं होगा। इस साल तो बहुत सारे किसान ने कॉटन रोक के रखा रेट बढ़ेंगे करके, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए रेट्स कम हो गए। तो रेट्स अपने हाथ में नहीं, उसके बारे में बात करना बेकार है। जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर हम लोग फोकस करना चाहिए। दूसरा ड्रिप इरिगेशन, जो अभी बहुत सारे किसान ड्रिप इरिगेशन में कॉटन लगा रहे। अब जैसे मैंने तीनों स्टेट के बारे, तीनों जोन के बारे में बताया। सेंट्रल जोन में महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्यों में ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कपास बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 5,82,000 हेक्टर में ड्रिप के ऊपर कॉटन लगा है और गुजरात में 4,10,000 हेक्टर। उसके बाद में फिर MP है, तेलंगाना है, उसके बाद में आंध्रा है, लेकिन इसमें एरिया बहुत कम है। ड्रिप कॉटन का जो एरिया बढ़ना चाहिए ड्रिप के ऊपर, अब ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कॉटन का यील्ड जो है 15 से 20 क्विंटल ड्रिप के ऊपर आता ही है। तो इसीलिए ड्रिप के लिए कॉटन लगाना है तो फिर 2 लाइन के बीच में अंतर जो है 5 फीट या 4.5 फीट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग रेनफेड के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम लोग 3-3.5 फीट की बात करती। सॉइल टाइप यदि आपका सॉइल मीडियम टाइप का है तो 4 फीट से 4.5 फीट ले सकते हैं अंतर 2 लाइन के बीच में। यदि सॉइल आपका हेवी है, क्ले कंटेंट ज़्यादा है उसमें, तो 2 लाइन के बीच में अंतर 5 फीट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है, जो सीधा बढ़ने वाला, जो इरेक्ट ग्रोइंग बोलते हैं, हम स्ट्रेट ग्रोइंग वैरायटी यूज़ करते हैं, तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी आप यूज़ कर रहे हैं फैलने वाली, तो उसमें 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। हेवी सॉइल है तो 60 सेंटीमीटर रखिए, या नॉर्मल है तो 50 सेंटीमीटर रखिए। तो इसमें आपको क्या करना, मैनेजमेंट में बहुत सारी बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट का हाइट जो है क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेस नाइट्रोजन डोज यूज़ करते हैं किसान। एक्सेस नाइट्रोजन का डोज यूज़ करते फिर इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाती है। इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई तो हाइट बढ़ता है। और हाइट यदि मैं देखता हूँ बहुत सारे किसान के खेत में करीबन 6 से 7 फीट का हाइट रहता है, और उसको फाइनल यील्ड उसको पूछते हैं 6 से 7 क्विंटल से ज़्यादा नहीं आता, तो फिर कपास किसके लिए लगा रहे हो? तो ज़्यादा हाइट बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाइट नियंत्रित होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में कॉटन का हाइट मैक्सिमम 4 से 4.5 फीट होना चाहिए, मेरे कंधे जितना, इतने से ज़्यादा नहीं। और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो है, नंबर ऑफ़ सिम्पोडिया, जैसे मैं रेनफेड में आपको 10 से 12 बताया था ना, ड्रिप इरिगेशन में नंबर ऑफ़ सिम्पोडिया जो है वो आपके 18 से 20 होना चाहिए। 20-22 भी आती है, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 18 से 20 यदि सिम्पोडिया आ जाती है आपकी, तो 18 से 20 सिम्पोडिया आ जाती है, तो हर ब्रांच के ऊपर 18 से 20 सिम्पोडिया है। हर ब्रांच के ऊपर 5 से 6 यदि सिम्पोडिया आते बॉल्स मिल जाएंगे आपको, 5 से 6 बॉल मिल जाएंगे, तो 75 से 80 बॉल भी मिल जाएंगे आपको। और ड्रिप इरिगेशन के साथ में पानी और खाद दे रहे हैं। बेसल डोज 10-26-26 का, 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो सल्फर दे रहे हैं, 5 किलो जिंक, 5 किलो फेरस और बोरेक्स 3 किलो देते हैं। नीम की खली में मिक्स करके बेसल डोज देंगे। और बचा हुआ जो डोज है वो फर्टिगेशन के माध्यम से देंगे। ड्रिप्स के साथ में पानी में घुलने वाले खाद हम टपक सिंचाई के माध्यम से देंगे, वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से देंगे। तो फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरक यूज़ करते हैं तो उसका एफिशिएंसी 80 से 90% आती है। जो किसान हाथ से फेंक के देते हैं किसान फर्टिलाइजर उर्वरक जो है, उसकी एफिशिएंसी केवल 40% होती है, 40% ही होती है। लेकिन ड्रिप्स के माध्यम से देंगे तो 80 से 90% मिलेगी आपको। मतलब फर्टिलाइजर उर्वरक की उपयोगिता जो है वो डबल से ज़्यादा मिलेगी आपको।
इसीलिए बेसल डोज और फर्टिगेशन और उर्वरक जो घुलने वाले जो है उसका छिड़काव यदि करते हैं, उसको बोलते हैं फोलियर फीडिंग की टेक्नोलॉजी। फोलियर फीडिंग की टेक्नोलॉजी से चाहे किसान रेनफेड वाला किसान हो, चाहे ड्रिप इरिगेटेड वाला किसान हो, वो फोलियर फीडिंग करता है, उर्वरक जो फर्टिलाइज़र घुलने वाले उसका छिड़काव करता है, हम जो रिकमेंड करेंगे इसके अनुसार, तो 15 से 20% उपज उसका वैसे ही बढ़ने वाला है। तो इसीलिए उसको जैसे पौधा लगाते हैं, सीड लगाते भी टेक्निक भी ऐसा है कि एक ही सीड लगाना चाहिए। लोग किसान 2-2, 3-3 सीड लगाते हैं, एक ही सीड लगाना चाहिए कि कॉटन का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। जर्मिनेशन चौथे 5वें दिन ही हो जाता है, और जर्मिनेशन अच्छा होने के बाद पता चल जाता है आपको चौथे 5वें दिन के गैप्स कहाँ है। गैप बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन मिल भी गए तो उसके बाद गैप फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन सिंगल सीड ही आपको बेनिफिशियल है, सीड का कॉस्ट कम हो जाएगा आपका। दूसरा, 1 महीने तक जब जैसा पौधा बढ़ता है आपका, उस समय में आपका जो प्लांट का हाइट जो है मैक्सिमम 1 से 1.25 फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस समय इंटरनोड की लेंथ जो है से 1.5 से 1.5 इंची होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हाइट कंट्रोल करने के लिए, मानो आपका एक ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे नाइट्रोजन डोज ज़्यादा दिया तो प्लांट का हाइट बढ़ेगा। उस समय 30 से 35 दिन के बाद में हम लोग मेपिकॉट क्लोराइड का स्प्रे लेते हैं। मेपिकॉट क्लोराइड इसका नाम ट्रेड नेम है चमत्कार। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते, तो इंटरवल की लेंथ हम शॉर्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से, तो पौधे का हाइट कम कंट्रोल में रहेगा। तो 30 यूरिया कम डालनी है, मतलब यूरिया पहले 30 दिन तो यूरिया बहुत कम डालना चाहिए। उसके बाद में अगर वही हाइट बढ़ रही तो फिर आप ये चमत्कार जो यस, और 60 दिन के 45 से 60 दिन के बीच में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, और फ्लावरिंग के बाद में कन्वर्जन होता है बोल में। उस समय में आपको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर ज़्यादा चाहिए, तो आपको 13-40-13 का स्प्रे लीजिए। 13-40-13 में 13% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस है। फास्फोरस का काम ही रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 13-0-14 से आपको नंबर ऑफ स्क्वेयर्स पड़ेगी। फ्लावर का कन्वर्जन हो गया, बॉल सेटिंग हो गया, बॉल का साइज़ बड़ा करने के लिए आपको 0 बाउंड 34 का स्प्रे लेना है। 0 बाउंड कितने दिन पे होगा ये? करीबन 70 दिन में होगा ये। 60 से 70 दिन में आपको बॉल सेटिंग, बॉल डेवलपमेंट की स्टेज आएगी। बॉल डेवलपमेंट के स्टेज में आपका काम जो है, फास्फोरस का काम है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब बॉल का साइज़ बड़ा हो गया। बॉल का साइज़ डेवलप करने के लिए हम बोलते हैं 0 बाउंड 34 का स्प्रे लीजिए। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, उसको 032-34 बोलते हैं, 0 बाउंड 34, उसका स्प्रे लेते हैं हम लोग 4 ग्राम पर लीटर पानी में, मतलब 60 ग्राम एक 15 लीटर के पंप में स्प्रे करते हैं, तो बॉल साइज़ बढ़ जाता है। इसी के दरमियान में यदि पानी का शॉर्टेज हो गया है, दो बारिश के बीच में ड्रॉप स्पेल, लॉन्ग ड्राई स्पेल आता है। लॉन्ग ड्राई स्पेल में क्या होता है कि बड़े पैमाने पे स्क्वायर ड्रॉप होता है, फ्लावर ड्रॉप होता है। उस समय में फ्लावर्स और स्क्वायर का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे लेते हैं। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे मतलब होता है उसका प्लानोफिक्स का स्प्रे लीजिए 5 ml 15 लीटर पानी में, इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लावर ड्रॉप या स्क्वायर ड्रॉप का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी काम करेगा अगर फ्लावर और स्क्वायर ड्रॉप का नियंत्रण करने में। ये बहुत ही बढ़िया और आसान है। तीसरा, बॉल डेवलपमेंट हो गया, बॉल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है आपका। उस समय में आपका जो प्लांट का हाइट जो है उस समय में 3.5 से 4 फीट होना चाहिए, तो बॉल डेवलपमेंट हो गया उस समय। इसके बाद हम लोग करीबन 40 से 45 दिन लगेंगे बॉल डेवलपमेंट मैच्योरिटी के लिए। उस समय में हमको 13-0-45 का स्प्रे लेना है। 13-0-45 को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करीबन 1 लीटर में 5 ग्राम या 75 ग्राम 15 लीटर पानी में इसका छिड़काव करते हैं, तो बहुत बढ़िया बॉल का मैच्योरिटी अच्छा था, और इसका जो फाइबर जो है, फाइबर का क्वालिटी भी अच्छा आता है, वाइट कलर आता है बिल्कुल, और बॉल का वेट भी बढ़ जाता है। इसी दरम्यान माइक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का भी ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए। हफ्ते में एक बार 500 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, तो बॉल का वेट बढ़ेगा। यदि बॉल कपास का बॉल हाथ में लेंगे तो 65% उसका वेट जो है सीड का वेट है, और केवल 35% वेट उसका रुई का वजन है। बॉल का वेट कैसे बढ़ेगा? सरकी की वजह, सरकी जो है सीड है उसका वेट बढ़ेगा तो उसका वजन आने वाला है। इसीलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है ड्रिप के माध्यम से, तो ये बॉल का वेट बढ़ेगा। इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से
400 ग्राम एक पौधे से मिलना चाहिए कपास। ये जो पंजाब हरियाणा या फिर थोड़ा राजस्थान का जो इलाका है, खासकर जहाँ पे मतलब पानी वैसा है, हालांकि वो लोग बहुत जल्दी ड्राई होने वाले हैं, लेकिन वो अगर ड्रिप पे जाते हैं या इन पे, तो उनके साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। निश्चित रूप से ये तो अभी बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन हैज़ पुट इट्स मेरिट इम्प्रूवमेंट इन यील्ड एज वेल एज क्वालिटी, सेविंग इन वाटर, सेविंग इन फर्टिलाइजर, ये तो उनकी मेरिट्स है उनकी। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी का यदि सोचते हैं गंभीरता से, तो ड्रिप इरिगेशन का टेक्नोलॉजी का एज जो है मोर देन 35 ईयर्स है, 35 साल से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एज है। जैसे जो सिमचा ब्लास इजरायली इंजीनियर, उन्होंने जो इन्वेंशन किया था ड्रिप इरिगेशन का, और हमारी इंडिया में इस टेक्नोलॉजी का एज 35 ईयर से ज़्यादा है। और 35 साल के बाद में भी हम लोग ड्रिप इरिगेशन का बेनिफिट बताएंगे कि पानी बचता है, मजदूरी बचती है, फर्टिलाइजर उर्वरक की एफिशिएंसी बढ़ती है, या 25% फर्टिलाइजर बचता है, उपज बढ़ता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये तो बेनिफिट जो है तो ड्रिप के हम लोग पहले 1987-88 में बताते थे, अभी इसके 35 साल हो गए। फिर भी कॉटन जो ड्रिप इरिगेशन जो है एडाप्शन, जो स्केल अप एडाप्शन जो है वो हमारे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने टास्क फोर्स देखा था APMI में गए, पूरी इंडिया में जो माइक्रो इरिगेशन का टास्क फोर्स हुआ था 2005 में, उस समय बताया था कि पूरे भारत में पोटेंशियल जो है ड्रिप इरिगेशन के लिए, माइक्रो इरिगेशन का पोटेंशियल जो है वो 69 मिलियन हेक्टर है। 69 मिलियन हेक्टर में से अभी 2022 में हम लोग कहाँ तक पहुँचे? 14 मिलियन में पहुँचे। 14 मिलियन में मतलब 20% केवल एडॉप्शन हुआ है। अभी हमारे पास बहुत कुछ करना बाकी है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे सही है, लेकिन माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फार्मर शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स। किसान सोचते नहीं है, उसको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे को यदि सही में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता है अपने फैमिली में, अपने केस में, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करेंगे तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करें तो उपज बढ़ेगा, उपज बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। और सर ये सोलर का और इसका मतलब क्या, ये अभी ये बहुत सारा अच्छा मॉडल है, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता कि 10 क्विंटल के बारे में मैंने बात की थी, 20 क्विंटल की बात हम कर रहे थे। ड्रिप इरिगेशन में हर पौधे से मुझे 400 ग्राम कॉटन चाहिए। 400 ग्राम कपास मिल जाता है, और पॉपुलेशन जैसे मैंने रेनफेड में 10,000 बताई थी, इसमें 10,000 पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने को 6,000 से 5,000 भी पॉपुलेशन मिल जाती है। 5,000 पॉपुलेशन हो जाती है ना, और 400 ग्राम भी कपास मिल जाता है हमको एक पौधे से, तो 20 क्विंटल से 1 ग्राम भी कपास नहीं कम आएगा। 20 क्विंटल से 1 ग्राम भी कपास कम नहीं आएगा। इसी प्रिंसिपल से हमने 37 एकड़ में 22 क्विंटल का एवरेज निकाला था, 20 क्विंटल से 2 क्विंटल ज़्यादा। तो ये टेक्नोलॉजी किसान अडॉप्ट करते तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा मिल होगा। अब जो बात करें सोलर की, जहाँ पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, पानी की बहुत है लेकिन बिजली नहीं है। जैसे यूपी में आप जहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, बाराबंकी में आपका खेत है, वहाँ पे तो डीजल पंप से चलाते हैं, बिजली नहीं है। तो जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे सोलर पंप लगाइए। पानी का सोर्स आपके पास है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, चाहे तो सोलर पंप लगाने के बाद उसका ड्रिप इरिगेशन के साथ एडॉप्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे सोलर पावर ड्रिप इरिगेशन है, देख सकते हैं पीछे ओपन वेल है, कुएँ के साथ में सोलर पंप लगा हुआ है। सोलर पंप से ड्रिप इरिगेशन का इरिगेशन कर रहे हैं। देखिए अभी इरिगेशन भी स्टार्ट हो गया, देखो आपको नज़र आएगा। और पूरा नाली भर भर के पानी देने की ज़रूरत नहीं। कपास का बीज इतना छोटा सा होता है, कपास का बीज इतना छोटा सा होता है, फिर भी नाली भर भर के पानी देते किसान, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, इतना पानी नाली भर भर के पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टपक सिंचाई के माध्यम से पानी कम में भी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा इसमें। इसीलिए कपास के किसान को मेरा संदेश यही है कि भाई कपास के किसान यदि ज़्यादा उपज लेना चाहते हैं तो उन्होंने टपक सिंचाई का एडॉप्शन करना चाहिए। अच्छा बीज सिलेक्शन अपने करें, वो ड्रिप लगाएं, जरूरत है सोलर लगाएं, और स्पेसिंग अच्छी रखें, न्यूट्रिशन दे, तो फिर 20 कुंटल 50 कुंटल आराम से उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो सुन रहे होंगे, वो इस बार जो कर चुके हैं तो ठीक है, अगली बार से कुछ अपनाएंगे।